फोर्स, यूनिट कौन सा है? 3। और इसमें हमने कल स्टार्ट किया था लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, और कल मैंने आपको बताया था इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय ए बॉडी। राइट डाउन, इट इज द किसी बॉडी के पास कितना मोशन, मैं चल रहा हूं मेरे पास कितना मोशन है, कोई बस चल रही है उसके पास कितना मोशन है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम को हम लिखते हैं स्मॉल p से। इट इज स्मॉल p, it is denoted by small p and it is equal to m into v, where m is the mass and v is the velocity. M is the mass and v is the velocity. ठीक है, अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? मास के यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम के यूनिट्स क्या होंगे? एसआई सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और सीजीएस सिस्टम में ये होंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। The write down the concept of momentum. आर्यन लिख रहे हो कि नहीं? 232838 पापा नीचे खड़े हैं रिसेप्शन में। नीचे खड़े हैं रिसेप्शन में, बुला लूं? The concept of momentum is used to measure the quantitative effect of force. Quantitative effect of force. डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, वेलोसिटी का lt -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। मैंने आपको जब डायमेंशनल फॉर्मूलास करवाए थे, मैंने कहा जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला वहां भी किया करेंगे। राइट डाउन, if two bodies are moving with same velocity, if two bodies are moving with same velocity, कैमरा सभी के ऑन हो, नहीं तो एब्सेंट मार्क होगी। if two bodies are moving with same velocity, having different masses, then
The body with greater mass will have greater momentum. Next है Newton's second law of motion. This law states that the rate of change of momentum of a body, this law states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on it. External force applied on it. फुल स्टॉप. क्या बोल रहा है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसका मोमेंटम चेंज होगा. ठीक है, और वो मोमेंटम चेंज होगा टाइम के साथ. तो टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम को लिखते हैं पी से. तो जब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होता है उसको लिखते हैं डीपी अपॉन डी. और ये चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं dp अपॉन dt. where k is the constant of proportionality, and its value depends upon the units, its value depends upon the units used for measuring the force. ठीक है, तो for CGS and SI units the value of k is 1. therefore ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? F vector is equal to dp upon dt. ठीक है, बट P का भी हमने फॉर्मूला लिखा था पिछले उस पे डेफिनेशन के साथ. P इज इक्वल टू m इंटू वी, यही था. यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो F क्या आएगा? ddt ऑफ m इंटू वी. वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी. तो m के ऊपर वेक्टर नहीं है, v के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है. अब मास यहां पे क्या है? कांस्टेंट है. इसको हम डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर ले लेंगे तो ये आएगा dv अपॉन dt. पर समृद्धि मसंद dv अपॉन dt हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है एक्सेलरेशन.
3307 सोई हुई है। शिवांश, वरुण, मुकुल, रुद्रांश, ठीक है। dv अपॉन dt होता है a, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसकी जगह dv अपॉन dt की जगह मैं क्या लिख दूंगा, m इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया f इजिकल टू एम ए, जो कि आपने आज तक पढ़ा है हर जगह पे कि फोर्स जो होती है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है। तो जैसे ही हम F फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं जिसका मास कितना है, m है, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है a, ठीक है। अगर m मास की बॉडी a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी F वेक्टर। ठीक है। तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। एक फॉर्म इसकी ये है और दूसरी फॉर्म ये है। तो हमें यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, प्रूव दैट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स। तब आपने यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक प्रूव करना है, ओके। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। मान लेते हैं जो फोर्स है उसके फोर्स इस डायरेक्शन में है, उसका यहां पे कंपोनेंट एफ एक्स है, यहां पे कंपोनेंट एफ वाई है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग एफ जेड है। तो इधर यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, इधर यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप, इधर यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो आप कैसे लिखोगे इसको, लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। मास जो है मास इट्स नॉट ए वेक्टर, तो इसके कंपोनेंट नहीं हो सकते हैं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन वेक्टर है तो एक्सेलरेशन के भी तीन कंपोनेंट होंगे, एक्स डायरेक्शन में ए एक्स, ठीक है, वाई डायरेक्शन में ए वाई और जेड डायरेक्शन में ए जेड। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप, बीच में ये आ गया। तो अब हम इस इक्वेशन में पुट इन F इज इक्वल टू एम में, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू एम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप।
आएंगे आपको प्रैक्टिस से। जो भी करवा रहा हूं उसका वीडियोस आपके पास पहुंच जा रहे हैं थोड़ी देर में। m को अंदर सभी से मल्टीप्लाई कर दो, m a x i कैप प्लस m a y j कैप प्लस m a z k कैप। फास्ट लिखने की आदत डालिए। फास्ट लिखने की आदत डालिए सभी। अब यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप है एफ एक्स और यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप है एम ए एक्स। इसका मतलब हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड। तो आप लिखोगे कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट्स ऑफ coefficients of I cap, J cap, comma K cap. Then you will get Fx is equal to M A x, Fy is equal to M A y and Fz is equal to M A z. Which is Newton's second law. Second law in component form. ठीक है, तो यहां से हमें न्यूटन सेकंड लॉ से हमें एक नई चीज मिली, उस चीज का नाम है फोर्स। और हमें यहां से एक चीज पता चली, ये जो फोर्स होती है एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है, दूसरा ये जो फोर्स है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। कि फोर्स लगेगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। फाइन, तो यहां से हमें फोर्स मिली। अब यूनिट्स ऑफ फोर्स, अब यूनिट फोर्स है क्या, एम ए। ठीक है, तो मास के यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं न्यूटन। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नोन एज 1 न्यूटन। हेडिंग दीजिए डिफाइन 1 न्यूटन। डिफाइन 1 न्यूटन। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जिनके कैमरास बंद है उनको वेटिंग रूम में डाल रहा हूं, वेट करते रहो। डिफाइन 1 न्यूटन। तो आप मुझे बताओगे कि न्यूटन किसके यूनिट है। न्यूटन यूनिट होते हैं फोर्स के। ठीक है, तो राइट डाउन फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। तो यहां से हम डेफिनेशन बना लेंगे,
ये फोर्स के यूनिट है, ये मास के यूनिट है, ये एक्सेलरेशन के यूनिट है। फोर्स on a body is said to be 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। यहां देखिए स्क्रीन पे कैसे बनाई डेफिनेशन। force on a body is said to be 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। क्लियर है? लिखिए डेफिनेशन लिखिए। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन if it produces an acceleration of 1 meter per second square, 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। अब सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट है डेफिनेशन। अच्छा, सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स इट इज डायन। तो 1 डायन जो होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में यूनिट होते हैं डायन। ऑलरेडी यू स्टडीड ऑल दीज थिंग्स इन 9th क्लास। ठीक है बेटे, तो डेफिनेशन 1 डायन की भी हम बना सकते हैं। तो डायन किसके यूनिट है? डायन यूनिट है फोर्स के, ग्राम यूनिट है मास के, और सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट है एक्सेलरेशन के। तो फोर्स इज सेड टू बी 1 डायन if it produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। ठीक है अंश, आरुष, आरुषि, आर्यन, 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 आशीष, दिशांत, हिमांशु, इशिता, क्रिश शर्मा, कुणाल सैनी। ओके, सभी स्टूडेंट्स को मृदुल समझ आ रहा है? सभी को समृद्धि, साजन, साहिल, कि फोर्स जो है उसको हम 1 डायन बोलेंगे अगर ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, यू विल राइट डाउन दिस डेफिनेशन योरसेल्फ। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन Newton and Dyne। Relation between Newton and Dyne। 1 Newton 1 किलोग्राम, ठीक है, इंटू 1 मीटर
इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, यही आया। ठीक है, अब किलो होता है 1000, साथ में लगा दिया ग्राम। मीटर होता है 100, साथ में लगा दिया सेंटीमीटर। और ये वैसे रहेगा 1 सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो 3 जीरो ये है, ये 5 हो गई। 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर क्या होता है? डाइन होता है। तो यहां से वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग? कोई ऐसा तो नहीं है कि बैठे हुए समझ नहीं आ रहा, फास्ट करवा रहा हूं, स्लो करवाऊं? रिप्लाई करिए। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा फास्ट चल रहे हैं? आपके पास इसके बाद भी एक ऑप्शन रहेगी कि जो मैं करवा रहा हूं ये आपको वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगा, तो रिवीजन वहां से हो सकती है इजीली, तो डोंट वरी। हाँ, अमित कुमार, अनन्या, अवंतिका, समझ आ रहा है बेटे? हाँ। कहीं हो प्रॉब्लम तो यू कैन इंटरप्ट मी, आप मेरे को बोल सकते हो सर ये दोबारा बोल दो या दोबारा करवा दो, तो नीड नॉट टू वरी, हो जाएगा। अब बेटे ये तो हमने नॉर्मल यूनिट किए, इन यूनिट्स को न्यूटन और जो डाइन है, ठीक है, न्यूटन और एंड डाइन आर एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, क्लियर पूछ लेता है कि न्यूटन और डाइन किस तरह की यूनिट्स है फोर्स के, तो आप बोलोगे दीज आर द एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होता है किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं 1 kgf। अब ये होती क्या है? 1 किलोग्राम फोर्स इज दैट फोर्स, 1 kilogram force is that force which produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kg। क्लियर हुआ कि 1 kilogram force is that amount of force which produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। ओके, लिखोगे इस डेफिनेशन को? खुद लिखिए, लिखिए इस डेफिनेशन को खुद।
ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें यूनिट सीजीएस में, ये तो आया 1 किलोग्राम फोर्स जो है ये एसआई सिस्टम में यूनिट है। सीजीएस में आएगा 1 ग्राम फोर्स और इसको लिखते हैं 1 GF। ठीक है, और 1 GF वो अमाउंट ऑफ फोर्स होगी जो प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन कितनी, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। तो 1 GF फोर्स सीजीएस सिस्टम में यूनिट होते हैं और ये दैट अमाउंट ऑफ फोर्स होगी विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, तो अंश ध्यान से देखो बेटे, 1 kgF इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन और 1 GF इज इक्वल टू 980 डायन। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 kgF, आपको 4 ऑप्शन दे रखी हैं, तो दिस वन इज दीज वन आर द करेक्ट ऑप्शंस। फाइन, नेक्स्ट है इसी में लिखिए ग्रेविटेशनल क्यों यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स क्यों यूज करते हैं। द राइट डाउन ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स आर यूज्ड, योर नोटबुक शुड बी विजिबल टू मी। Gravitational units of force are used to express the weight of body. Gravitational units of force is used to express the weight of body. ठीक है, अगर मान लो अंश जग्गी का वेट है 10 kg, अंश जग्गी का मास है 10 किलोग्राम, अंश जग्गी का मास है 10 किलोग्राम, तो इसका वेट होगा 10 kgF। मास 10 किलोग्राम है तो इसका वेट होगा 10 kgF। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 किलो चीनी देना, तो 1 kg चीनी मतलब हम उसके मास की बात कर रहे हैं, जबकि आप उसको समझते हो वो उसका वेट है, नहीं वो उसका मास है। उसका वेट क्या होगा, 10 kgF। क्लियर? तो कल करेंगे हम consequences of Newton's second law of motion, consequences of Newton's second law of motion। Consequences of Newton's second law of motion।
ठीक है। और कंसीक्वेंसेस में सबसे पहले हम करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, कंसेप्ट इनर्शियल मास, कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। अब कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास का मीनिंग क्या है कि अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है, जो कि क्या था, F इजिकल टू एम ए, और यहां से अगर हम A को निकालते हैं तो A क्या आएगा, F अपॉन M। यही आएगा। मतलब जो मोटा है साहिल शर्मा, मान लो, तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस होगी। और अंश जग्गी है, मास कम है, तो थोड़ी सी फोर्स लगाने से भी उड़ जाएगा, मतलब उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ग्रेटर द मास, मास ज्यादा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कम होगी, और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? अब दूसरा इसमें क्या है, सेकंड, an accelerated motion is always due to a force. An accelerated motion is always due to a force. अब किसी भी बॉडी के पास एक्सेलरेटेड मोशन जो होगा वो तीन तरह से आ सकता है, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड का बढ़ना, स्पीड का कम होना, ठीक है। दूसरा, उसके चलने की डायरेक्शन का चेंज होना। तीसरा, ठीक है, उसकी स्पीड का चेंज होना भी और साथ में डायरेक्शन का भी चेंज होना। या तो अगर किसी बॉडी की सिर्फ स्पीड बढ़ती है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तब भी उस बॉडी के पास क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तब भी उस बॉडी के पास कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, अगर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। दूसरा, अगर उस बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने का मीनिंग क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है और वो मुड़ गया, तब भी मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तब भी मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और तीसरा केस कि स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन साथ साथ चेंज हो, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन साथ साथ चेंज हो, तब भी मोशन कैसा होगा, मैंने हिंदी में लिख दिया, साथ साथ चेंज हो तब भी मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा।